हैं साथियों। आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय का पेपर हल कर रहे हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको करके बताएंगे। इसके एक एक बिंदु को हम आपको समझाएंगे। अगर किसी विद्यार्थी को गणित में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वो हमारे इस पेपर को लास्ट तक देखें, तथा हम आपको यह तरीके भी बताएंगे किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आप तुक्के लगाकर भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। यह सब चीज़ें हम इस पेपर में आपको लास्ट तक बताएंगे। आप लास्ट तक साथ बने रहें, बीच में इसके बिल्कुल भी न करें। अब हम शुरुआत करते हैं इस पेपर को हल करना। तो सबसे पहले देखो, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखेंगे। यानी बोर्ड एग्जाम में जब भी होता है तो उस पर क्या अपना नामांकन लिखना होता है। फिर सभी प्रश्न जो दिए गए हैं वो करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। यानी प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, पेपर के अंदर कुछ नहीं लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। यानी इसमें जो खंड दिए गए हैं, खंड ए बी सी, तो इसमें क्या है, जो खंड दिए गए उनके उत्तर एक साथ ही लिखना है। प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न पत्र का क्रमांक अवश्य लिखें। यानी आप कहीं उत्तर लिख रहे हो तो उसका क्रमांक भी लिखना जरूरी है, ये कौन सा प्रश्न का उत्तर है। और प्रश्न संख्या 21, 22 व 23 में आंतरिक विकल्प है, यानी उसमें अथवा वाले प्रश्न है। उसके बाद खंड ए, इसको हल करना शुरू करते हैं। पहले ए वाले क्वेश्चन है ये। तो इसमें पहला है 12 और 15 का लैस सेपे और मैस सेपे ज्ञात कीजिए। अगर आपको ज्ञात करना आ रहा है तो इसका लैस सेपे और मैस सेपे क्या होगा, 60 होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम आपको बता देते हैं। जैसे 12 है तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा किया 12 और 12 को 5 से गुणा करेंगे 60। यह तो होगा लैस सेपे। अब मैस सेपे ज्ञात करना है। मैस सेपे में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन आया हो वो इसका मैस सेपे होता है। जैसे इसमें 3 आया है और इसमें 3 आया तो ये कॉमन है, बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मैस सेपे क्या हो जाएगा, 3। सेकंड है बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। ये बहुपद है, अपने इस बहुपद की घात देखनी है। इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है। सबसे बड़ी घात होती है उतने ही इसके शून्यक होते हैं, तो इसके शून्यक होंगे 2, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ब। अब इसका प्रश्न नंबर 3 है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। यानी जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, तो इसका उत्तर होगा द। चौथा है यदि 2x + y = 6 हो तो उसको संतुष्ट करने वाला युग्म, यानी इसको संतुष्ट करने वाला युग्म, तो हम इसमें रख के देखेंगे। जैसे यहाँ पे x का मान रखेंगे, जैसे यहाँ 6, इसमें x का मान यहाँ रखेंगे, 2 × 2 4 होगा। फिर y का मान 2, 4 2 6 होगा, यानी इसके बराबर आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 6 होगा। अब इसका 5वां है समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a 0 नहीं है, के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होने की जो कंडीशन है वो है ये ऐसे अनार। अब इसका नेक्स्ट है एक समांतर श्रेणी 3, 7, 11 और 15 के लिए सारव अंतर क्या होगा। सारव अंतर निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो यहाँ 7 है, 7 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। इसका सारव अंतर होगा द। इस प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 45 का मान क्या होगा। तो इसमें 2 sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का भी होता है 1/√2। अब ये ऊपर 2 है, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर होता है 2। 2 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1। इसका उत्तर होगा 1 6 से सपेरे वाला। अब क्वेश्चन नंबर 8 है एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वर्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाती है, यानी टेंजेंट्स बोलते हैं, तो ये अनंत हो सकती हैं। एक वर्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं एक वर्त के चारों तरफ। नेक्स्ट है वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr² होता है। नेक्स्ट, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि इसकी त्रिज्या का सूत्र होता है
2πRH। इसका ये कर्वस्थ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये कितना 968 दे रखा है। हमें इसमें मान रख लेना है 2 गुणा पाई का मान 22/7 और इसमें त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है और h इसकी दे रखी है 11 बराबर 968। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर प्राप्त होगा 14 सेंटीमीटर, यानी इसका उत्तर हो जाएगा द। अब नेक्स्ट है, ये बंटन दे रखा है, इसका माध्य ज्ञात करना है। इसका मीन दे रखा है यानी माध्य ज्ञात करना है, ये मध्य लिख रखा है यहाँ पे माध्य होगा, इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए हम इनका योग करेंगे, तो इनका योग होगा 30, इनका योग होगा 30 और 30 में हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 है, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो इसका उत्तर प्राप्त होगा हमें 6, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। पासे में कुल संख्या होती है 6, 1 से 6 तक होती है और उसमें सम संख्या होती है 2 4 और 6, यानी 3 सम संख्या होती है। अब हम 3 में क्या 6 का भाग देंगे तो 3 को ये 3 के पड़े से 1 बार कटेगा और 6 3 के पड़े से 2 बार कटेगा, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 1/2, यानी इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 3 + 2 √5 एक संख्या है, तो यह एक अप्रमेय संख्या है। ये क्या है? अप्रमेय संख्या है। इसका सेकंड है, सभी वर्त होते हैं, सभी वर्त सर्वांग सम होते हैं। नेक्स्ट है, tan 30 गुणा tan 60, यानी tan जो 30 है उसका और tan 60 का जो मान है उसका गुणा क्या होगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का होता है √3। ये √3 से √3 कट जाएगा, उत्तर आएगा 1, तो इसका उत्तर होगा 1। नेक्स्ट है, वर्त की स्पर्श रेखाएं और त्रिज्या के बीच का कोण होता है। वर्त की जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है उसके बीच में जो कोण बनता है वो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। ये इसका उत्तर होगा समकोण। नेक्स्ट है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। वर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उसका माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है समेशन fi xi बटा समेशन ऑफ fi, याद करने का सूत्र है। नेक्स्ट है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है और न्यूनतम मान 0 हो सकता है। अब इसका प्रश्न नंबर 3 है, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती, ये तीनों इसमें बताना है। तो अपने को पता है कि जो प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेदी के लिए होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और समांतर के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें केवल दो ही देखना है, A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी है। इसमें क्या ये दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो तो ये क्या समांतर होगी। और उसके बाद होता है संपाती। संपाती के लिए होगा A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2, तीनों ही बराबर होंगे तो वो क्या रेखा कैसे होगी, संपाती होगी। अब इसका सेकंड है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 मूल ज्ञात करने का क्या श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। श्रीधराचार्य सूत्र लिखना है। इसका श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac बटा 2a। यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और √b² - 4ac बटा में 2a होगा। नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी 2 5 8 11 के 12 पदों का योग ज्ञात करना है। 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए अपने को सूत्र क्या है, इसका सूत्र है S12 ज्ञात करना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करना है। इसमें n यानी ये 12 पद है, ये n है तो n की जगह 12 रख देंगे बटा 2। a का मान तो ये पहला पद है, ये a होगा 2, ये पहले 2 गुणा a है तो 2 गुणा 2 कर लेंगे। n कितना था
12 माइनस 1 और डी क्या होता है, इनके बीच का अंतर होता है, यानी दूसरे वाले में से पहला वाला घटाएंगे तब डी आएगा, दूसरे वाले में से पहला। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। डी कितना आ जाएगा, 3। तो हम याद करेंगे 3। अब इसको हल कर लेंगे। 12 में 2 का भाग देंगे आएगा 6, और ये 2 को 2 से गुणा किया 4। 12 में से 1 गया 11, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, 33 आ गया, यानी 6 गुणा 37, 6 गुणा 33 से 4 37। जब हम इसको 37 को 6 से गुणा करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 222, इसका उत्तर आ जाएगा 222 हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसकी भुजाओं का अनुपात ये है, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात होगा ना, वो इस भुजाओं का स्क्वायर हो जाएगा, इसके अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 4/9 है तो 4/9 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर, यानी 4 गुणा 4 हो जाएगा और 9 गुणा 9 हो जाएगा। 4 गुणा 4 16 और 9 गुणा 9 81, यानी इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 16:81। अब प्रश्न 5वां इसका, सेक 40 बटा कोसेक 50 माइनस सेक 50 बटा कोसेक 40, यानी इसका मान क्या होगा। अगर इस प्रकार सेक कोसेक साइन कोस टेन कोट इस प्रकार से आते हैं, उसका मान है ना, इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसका मान अगर बीच में माइनस है तो उत्तर 0 ही आता है। ये क्या है, आप अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो वहां तो कैसे, तो इसके बराबर में लिख के 0 लिख सकते हो। अगर प्लस होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगर गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। तो हम इस पर कैसे आएगा, इसका देखते हैं। देखो सेक 40 होता है, सेक 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक 40 है ना, 90 में से 50 घटा सकते हैं, 90 डिग्री में से 50 डिग्री। 40 को हमने क्या कर दिया, 90 माइनस 50 के रूप में लिख दिया, यानी 90 में से 50 घटाएंगे वापस 40 आ जाएगा। और नीचे है कोसेक 50 माइनस सेक, इस प्रकार सेक 50 है, इसको भी हम क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस 40, और नीचे है कोसेक 40, नीचे क्या है कोसेक 40। तो अब क्या है, ये जो सेक 90 माइनस 50 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 50 और ये नीचे कोसेक 50 है माइनस ये सेक 90 माइनस 40, तो हम इसको कोसेक 40 लिख सकते हैं, कोसेक 40 बटा कोसेक 40। अभी एक जैसा है तो इसे नीचे वाले से ऊपर वाले ये कट जाएगा, तो इसका 1 होगा, और इस प्रकार ये सेम है, इसे ऊपर वाले में नीचे वाले भाग देंगे तो सेम है, तो 1 आएगा। 1 में से 1 घटने पर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसका नेक्स्ट है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। इसमें हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो 9 टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस में यह है 9 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे ये 9 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ 9 टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में 9 टेन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो इसमें से ये कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और पीछे क्या बचेगा 9, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो ऊनियन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका ऊनियन कोण होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 45। ऊनियन कोण क्या होता है, जैसे ये ऊंचाई है और ये छाया है, तो इसके बीच में जो अब जब यहाँ से देखते हैं तो जो यहाँ कोण बनता है वो क्या होता है, ऊनियन कोण होता है ऊपर की तरफ देखने पर। जब इसकी ऊंचाई h है और छाया की लंबाई भी बराबर है तो छाया भी h हो जाएगी। और इसका जो अपने ये जो कोण है ये निकालते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर अपने को पता होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। जब इसका लंब h है और आधार h है तो h में h का भाग देंगे तो 1 आएगा, और टेन थीटा का मान 1 है, इसका मतलब यहाँ थीटा का मान कितना है, 45 है। कितना है, 45 डिग्री है, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है। इसका अर्थ यह है कि ये थीटा का मान 45 डिग्री होगा। इसका 8वां है, दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जो ये आकृति दी गई इसमें कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये सेम ही इस प्रश्न वाला जैसे टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। जो ये थीटा ये कोण दे रखा है तो इसके सामने का जो भुजा होगी वो लंब होगा, और ये जो नीचे वाली ये भुजा है जो 90 डिग्री कोण और थीटा के बीच वाले इसको बोलते हैं आधार। तो इसको लंब ये 10
और आधार कितना हो गया 10√3। अब ये 10 से 10 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1। तो tan थीटा का मान कितना आया, tan थीटा बराबर 1/√3। और tan थीटा का मान जो 1/√3 है वो होता है tan 30 का। किसका होता है, tan 30 का मान होता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो ये थीटा कोण है ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो AOB का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि जैसे ये वृत्त होता है इसमें दो स्पर्श रेखाएं मान लो यहां से खींचिए, एक स्पर्श रेखा ऐसे और एक स्पर्श रेखा ऐसे। अब जो ये केंद्र है इससे ये जो त्रिज्या है ये इस पे इस प्रकार से यहां इसको टच कर रही है। तो जब त्रिज्या ये जो त्रिज्या जब इस स्पर्श रेखा के साथ जहां टच होती है वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण हो गया और ये एक दूसरे के साथ क्या है 80 डिग्री का कोण बनाती है। और इस ये जो चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसमें से 90 ये घटाएंगे, 90 ये घटाएंगे और 80 ये घटाएंगे। तो हमें जो ये कोण प्राप्त होगा वो कितने डिग्री का प्राप्त होगा, ये 100 डिग्री का होगा। ये कितने डिग्री होगा, 100 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि इसका पहले ये कोण लिखे चारों, मान लो इसका ये नाम दे रहा है P केंद्र है और ये इसका O और ये A और B दे रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण P कोण A कोण B प्लस कोण A बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका मान रख लेंगे, ये P का मान 80 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और कोण O हमें ज्ञात करना है। O यानी AOB, ये कोण AOB है, ये ज्ञात करना है हमें। अब इधर 360 है, जब इनका योग करेंगे तो ये कोण AOB बराबर 360, इनका योग होगा कितना, 180 और ये 60 80, इनका योग 180 होगा और ये यानी 260 हो जाएगा। 260 इस तरफ जाके इससे घट जाएगा 260, तो ये हमें प्राप्त होगा 100 डिग्री। 360 में 260 लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 100 डिग्री। इस प्रकार से इसका नेक्स्ट है, 19 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसको क्या करना है 2:1 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भाग की माप लिखिए। ये 19 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है, एक स्केल की सहायता से 19 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। फिर उस पर क्या है कि नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाता है, यानी 45 डिग्री से छोटा ही बना लो, न्यून 45 डिग्री से छोटा बनाना है। तो हमें 45 डिग्री से छोटा एक कोण बना दिया। ये क्या है अपने अनुमान से यहाँ इसके रख के बना सकते हैं, या खींचा और फिर यहाँ इसके रखा और पेंसिल की सहायता से हम इसमें ये नीचे न्यून कोण बनाएंगे। और अब इसको कौन से अनुपात में विभाजित करने का कह रहा है, ये विभाजित करना क्या कह रहा है कि 2:1 में विभाजित करने का कह रहा है, 2:1। तो हमें जो ये दो अनुपात दे रखा है इनका योग कर लेना है, अनुपात का योग कर लेना है। यानी 2:1 कह रहा है तो 2 और 1 3 हो गए। तो हमें यहाँ पे 3 बराबर चाप काटना है। जो नीचे जो ये खींचा है उस पर 3 बराबर चाप काटना है, हम 3 बराबर चाप काटेंगे। उसके बाद जो लास्ट जो चाप कटा है उस बिंदु को हमने जो ये रेखाखंड खींचा था A और ये B, A और B, इस पे क्या करना है हमें मिला देना है, इससे मिला देना है। ये B से मिला देंगे, हमें ये लास्ट वाला पॉइंट प्राप्त हुआ। ये देखो 1 2 3 चाप के साथ लास्ट वालों को मिला देंगे। अब क्या करेंगे 2:1, तो यहां से शुरुआत में पहले 2 दे रखा ना, तो यहां से 1 और 2, जहां 2 बिंदु आया वहां पे एक इसके बराबर ऐसा, यानी इसके बराबर एक कोण यहां बनाएंगे। क्या बनाएंगे कोण, और उससे जो रेखाखंड खींचेंगे वो क्या होगा इसके समांतर होगा। और जो जहां पर ये काटेगा तो ये इसको क्या करेगा 2:1 में विभाजित करेगा। तो इसके लिए अपने क्या करना है कि इसको ऐसा कोण यहाँ ऐसा कोण कैसे बनाए, तो इसके लिए हमें क्या है कि प्रकार लेना है और प्रकार में पेंसिल डालनी है। पेंसिल डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ एक ऐसे प्रकार को रखेंगे और यहाँ से ऐसे एक चाप काटेंगे। वो सेम चाप यहाँ जो 2 वाला है इस पे रख के हम चाप काट देंगे इसे। फिर इसके बीच में क्या करेंगे हम, ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये इसमें भरेंगे और इस चाप जो ये चाप काटा था इस पे इस चाप वाले इस सिरे पे रख के और ऐसे काटेंगे हम। तो ये जहां जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे काटेंगे उस बिंदु को, और जो ये बिंदु प्राप्त हुआ था हमें ये इस बिंदु को रखते हुए ऐसे प्रकार के साथ ऐसे हम क्या करेंगे एक लाइन
खींच देंगे, और जो जहाँ पे ये टच होगी यही पॉइंट क्या हमें पॉइंट पी मान लो, और ये क्या करेगा इसको 2:1 में विभाजित करेगा। अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार से खींचने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करना है, ये तो खींच सकते हो आप ऐसे खींच के यहाँ पे बराबर 5 काटना और ये लास्ट, फिर करना है क्या कि स्केल को जैसे यहाँ रखो, वहाँ कोई नहीं चेक करता ऐसे कि भाई ये कितना सही है कितना है, ऐसे रखो और इसके एकदम बराबर ऐसे आराम से ऐसे चलाते जाओ, और जैसे ये ना इस बिंदु के समांतर आ जाए, जैसे ये इस बिंदु के बराबर आ जाए ना इस बिंदु पे, तो इस बिंदु पे ऐसे रख के एक लाइन खींच दो सीधी, ऐसे रख के और यहाँ लाइन खींच दो, जहाँ टच होगी वो क्या होगा पी, और फिर स्केल की सहायता से इसे नाप के ऐसे ही बना देना ऐसे। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से प्राप्त हुई, और इसको मापेंगे तो ये क्या 12.66 यानी लगभग 12.67 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, और ये 6.33 प्राप्त होगा। ये क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो ये वर्त है इसका क्या करना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और इसका कोण कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। कोण कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। त्रिज्य खंड है, और इस त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास सूत्र है θ/360, θ/360 और पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान कितना होता है, 60 डिग्री। थीटा का मान होता है 60 डिग्री, 60, और ये 360 सूत्र का है, वो पाई का मान 22/7, और आर कितनी दे रखी है इसमें, आर 6 गुणा 6 सेंटीमीटर दे रखी है, 6 गुणा 6। जब हम इसका काटेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद, 4 लाल गेंद है। इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद नीली होगी। तो हमें इसमें जो नीली गेंद है कितनी है, 3, तो हमें ऊपर रखना है, और कुल गेंदें कितनी है, 9। तो अब इसमें हम क्या है 3 के पास से काटेंगे तो ये 1 आएगा और नीचे 3, यानी इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/3। अब इसका सेक्शन बी है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तो पहला है, 2 संख्याओं 96 और 404 का महत्व समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी HCF ज्ञात करना है। तो इसमें हम 96 और 404 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमें इसका क्या किया, 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके बाद में हम जो ये हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उसको हमने लिखा, और दूसरी बार जो इसके गुणनखंड प्राप्त है उनको लिखेंगे। अब HCF ज्ञात करना है, तो इसमें जो कॉमन अंक आए हैं वो ही हमें लिखना है। तो इसमें क्या है, कॉमन 1, 2, ये 2, 2 जो 2 बार आए हैं, और यहाँ पर भी 2, 2, 2 बार आए हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा कॉमन कुछ नहीं है, तो ये हमने लिख लिया और इनका गुणा कर दिया। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्राप्त। नेक्स्ट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 4 व 1 हो। तो हमें द्विघात जो बहुपद ज्ञात करना है उसका सूत्र हमें पता होना चाहिए। ये सूत्र है, आप इसको लिख लो। अगर इसके शून्य देर के 4 और 1, और द्विघात बहुपद होगा ना उसमें x², फिर यहाँ माइनस लगा के जो बहुपद होगा, जो ये शून्यक है इनका योग के साथ में हम x लगाएंगे और फिर प्लस लगा के इन शून्यकों का गुणा करेंगे। अब x² का x², माइनस का माइनस, और इन 4 और 1 ये 5, 5x + 1। तो ये सूत्र ही आपको याद रख लेना है कि अगर इस प्रकार शून्य का है तो उसमें x² लगाना है या माइनस, या इनको शून्यकों को जोड़ के यहाँ लिखना है और यहाँ पे शून्यकों का गुणा करना है। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करना है। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि ये जो बीच का जो x है इसके साथ में -1 है, तो हमें -1 को इस प्रकार से सेट करना है कि उसका जोड़ें, 2 अंकों के रूप में लिखना है -1 को। तो जोड़ने पर तो क्या है, -1 आए, और गुणा करने पर ये 6 और 2 को गुणा करते हैं, तो 6 और 2 को गुणा करता है -2 को, तो -12 आता है। कितना आता है, -12। जोड़ने पर तो -1 आए और गुणा करने पर -12 आए, तो हम -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -4 + 3। अब हम -4 और +3 को जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त होगा, और इनको -4 को 3 से गुणा करेंगे तो -12 प्राप्त होगा।
इस प्रकार से हम इसको दो भागों में विभाजित करेंगे। अब इसमें से कॉमन ले लिया हमने, अब इसमें से हम देखो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3x, और इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो x बार आ जाएगा और केवल 2 बचेगा, ये -2 बच गया। अब इधर से क्या करना है, ऐसा कैसा यहाँ बनाना है, तो इधर से क्या है, ये सेम टू सेम ऐसा कैसा है, तो इसमें से a कॉमन ले लेंगे, a कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया। अब इसमें दोनों में से ये 3x - 2 दोनों कॉमन लिया बाहर, और अंदर बच गया 2x + 1 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर रख दिया और इसको भी 0 के बराबर। अब इसको 0 के बराबर रखा तो ये -2 थे, इस तरफ जाएगा तो +2, और ये 3 के इसके भाग में जाएगा तो x का मान आ गया 2/3। इसी प्रकार इसका ये प्लस का तो इस तरफ आएगा तो माइनस का 1, और ये इसके भाग में जाएगा तो -1/2। ये 2 शून्य प्राप्त हो गए, 2/3 और -1/2। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। बिंदुओं, ये दो बिंदु दे रखे हैं -1 और -5 और -4 और 1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। x अक्ष वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। इसमें हम क्या करेंगे, दो बिंदु है, ये एक रेखाखंड खींचा और इस पर ये बिंदु 1 मान लेंगे, 1 और -5 ये, और ये -4 और 5। अब इसको x अक्ष जहां विभाजित करेगा तो उसमें x का तो मान होगा, लेकिन x अक्ष विभाजित करें y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, x और 0 मान लेंगे। अब ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमें इसका अनुपात मानना पड़ेगा k/1, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो इसका अनुपात k/1 मानेंगे। अब P बिंदु का निर्देशांक, इसमें क्या है, y का निर्देशांक अपने मान लो ज्ञात करते हैं, तो इसका सूत्र होता है कि y का निर्देशांक होता है y बराबर k, यानी ये होता है इसके साथ y2 का, यानी y2 का इसका गुणा करेंगे, और फिर प्लस लगा के ये जो 1 है इसके साथ में y1 का गुणा करेंगे। तो हमने ये किया है k के साथ में y2 का गुणा, ये y2 है, और ये क्या है, ये x1 और ये y1 है, ये x1 और ये y1 है, और ये x2 और y2 है। तो ये y2 और इसके साथ में y1 का गुणा करेंगे बटा में k+1, ऊपर जो k और 1 से गुणा किया है वो k+1 बटा में लगाएंगे। यहाँ y का मान अपने को पता है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 रख दिया, और यहाँ k गुणा 5 1 गुणा y1 का मान -5 तो यहाँ रख दिया k+1। अब ये जो k+1 है इस तरफ गुणा में जाएगा तो ये इसके साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऊपर क्या बचा है, k को इससे गुणा किया तो 5k, और -5 को 1 से गुणा करें तो -5। अब ये क्या करेगा, -5 है, यहाँ से इस तरफ आएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा, और ये 5k बचा। अब ये जो 5 है ये इसके भाग में जाएगा तो k बराबर आ जाएगा 5/5 यानी 1। तो वो अनुपात क्या प्राप्त होगा, जो हमने अनुपात माना था k/1। अब k का मान 1 आ गया तो इसका मतलब यह है कि इसका अनुपात हो गया, k की जगह 1 रख दिया तो हमने 1/1 में विभाजित करेगा। इसका नेक्स्ट है, भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये मीनार है, ये 30 डिग्री कोण बना रहा है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और इसकी जो बिंदु है वो इस मीनार से कितने मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है, तो इसका हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब h हो गया तो h लिख दिया, और आधार 30 रख दिया। अब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का मान होता है 1/√3, और लंब h है और आधार 30 है। अब ये 30 क्या इसके गुणा में जाएगा, तो ये 30/√3 हो जाएगा, और h का मान ये h इधर h ही रहेगा। अब क्या करेंगे, जो ये √3 है ना, इसको हटाने के लिए हम उस ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे और नीचे भी √3 से गुणा करेंगे। तो हमने ये √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जब √3 से गुणा होगा 30 √3 आ जाएगा, और नीचे √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 होगा। और हम अब क्या है, 3 को 30 में भाग देंगे तो 10 आएगा, और √3 का √3 यानी 10 मीटर आ जाएगा। ये उत्तर आ गया। अगर आप यहाँ √3 का मान रखना चाहते हो तो 10 गुणा √3 का मान रख दो। √3 का मान होता है 1.732। जब हमने ये रखा और इसको गुणा किया तो हमें प्राप्त होगा 17.32 मीटर, उत्तर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, 6.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए, यानी इसका आंतरिक विभाजन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके हल की सहायता से क्या करेंगे, 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, फिर उसमें एक छोटा न्यून कोण बनाएंगे नीचे की तरफ, फिर उस पर 2:3 में हमें विभाजित करना है, 2:3 में।
तो हमें 2 और 3 का योग कितना होता है 5, तो हमें 5 छोटे छोटे चाप काटने हैं। उसके बाद में जो लास्ट वाला जो चाप है 5 वाला, 5वें नंबर का, उसको हमें इसे बी पॉइंट से मिला देना है। उसके बाद इसके एक समांतर रेखाखंड हमें इसका जो 2:3 यानी दूसरे पॉइंट पे पहला और ये दूसरा चाप है, इस पे क्या, इससे यहाँ से एक यहाँ पे इसके समांतर रेखाखंड खींचना है। जहां पर ये इसको काटेगा तो ये इसको क्या है 2:3 में विभाजित करेगा। ये 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, इसको 2:3 में विभाजित करेगा। इसके ये समांतर खींचने के लिए अपन क्या है प्रकार की सहायता से भी इसके समांतर खींच सकते हैं। दूसरा क्या करना है अपने को, अपने अगर एग्जाम में जल्दबाजी को खींचना है तो अपने क्या करना है, इसके समांतर ऐसे इसके रखना है और फिर इसको ऐसे चलाते जाना इस तरफ और जहां पर ये चाप काटा है वहां तक लाए और इसके समांतर एक रेखाखंड खींच देना है। जहां ये चाप काटा अपने इस चाप से लेके यहाँ तक, तो इस प्रकार से क्या है अपन जल्दबाजी में खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। 60 डिग्री कोण पर झुकी हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ये प्रकार में अपने भरेंगे, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और इसमें एक वृत्त खींचेंगे। फिर उस वृत्त पे एक व्यास खींचेंगे। फिर क्या आप करेंगे, इस केंद्र पे है ना, इस व्यास के साथ में क्या करेंगे, एक तरफ 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोण 60 डिग्री का कैसे बनेगा, क्योंकि हम प्रकार को यहाँ पे रखेंगे और प्रकार को यहाँ रखे एक ऐसा अर्धवृत्त खींचेंगे ऐसे। फिर अर्धवृत्त खींचने के बाद ये खींचा, फिर उसमें क्या करें हम इस सेम दूरी को यहाँ रखेंगे और एक चाप यहाँ काटेंगे। तो ये जो पहला तो एक चाप कटेगा ये 60 डिग्री का होता है, ये पूरा एक 3 बार कटा तो ये 180 डिग्री हो जाता है। फिर अपन क्या रखेंगे, जो ये यहाँ पे जो बिंदु प्राप्त हुआ है इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। तो वो रेखाखंड हमने खींचा तो ये 60 डिग्री का आ गया, तो ये 60 डिग्री कोण बन गया। अब क्या है, पूरा 180 होता है, ये 60 है तो ये कितने का हो गया, ये हो गया 120 का। 120 का ये स्पर्श बिंदु ये है, तो इस पे एक हमने लंब बनाएंगे। तो लंब बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे एक ऐसे रखेंगे प्रकार और इसमें ये दूरी भर के और एक ऐसा एक ये अर्धव्यास हमने खींचा है, ये खींचा। फिर इस पे क्या है प्रकार को आगे क्या करना है, यहाँ पे रख के और 2 चाप काटेंगे हम। तो पहला 60 डिग्री का, दूसरा 120 डिग्री हो जाएगा। अब 60 और 120 के बीच का भाग ये जो दूरी है ये भर के अपने एक ऊपर की तरफ और फिर इस तरफ रख के और एक ऊपर की तरफ चाप काटेंगे। फिर जो एक बिंदु मिला इसको मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे, जो ये किया इस पे लंब होगा। इसी प्रकार इधर से रेखाखंड खींचेंगे, जहाँ पे मिलेंगे ये 60 डिग्री का होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। 2 त्रिभुज है और उनका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल बराबर है। और क्षेत्रफल बराबर होता है इसका अर्थ यह है कि वो क्या होता है, वो समरूप भी होते हैं। तो इसमें दिया गया है कि अगर क्षेत्रफल बराबर है, देखो इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर दे रखा है, इसका अर्थ यह है कि दोनों समरूप भी है, समरूप है। क्षेत्रफल बराबर है, इसका अर्थ ये दोनों समरूप है। अब क्या करना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें यह करना है कि ये सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई 2 कोण बराबर कर दो और एक भुजा बराबर सिद्ध कर देंगे। जब ये समरूप है तो इसका तीनों कोण बराबर है, ये तो सिद्ध हो चुका है पहले, क्योंकि ये समरूप है तो इसका अर्थ यह है कि तीनों कोण बराबर है। अब हमें कोई एक भुजा बराबर सिद्ध करनी है। अब इसके बाद में इसमें क्या होगा, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रमेय 6.6 उसमें क्या लिखा हुआ है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी उसका जो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो उसकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्षेत्रफल दोनों का, पहला त्रिभुज बटा दूसरा त्रिभुज, इसमें भाग दिया तो इसके जो संगत भुजाएं हैं उसके वर्ग के बराबर, तो ये वर्ग बराबर हो गया। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो यहाँ पे ये क्या है कि दोनों त्रिभुज क्या है, क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है। तो इसका अर्थ यह है कि देखो हमने यहाँ पे लिखा है ABC भाग DEF, दोनों को बराबर है। तो हम इसका DEF की जगह ABC भी लिख सकते हैं। DEF इसके बराबर ही है तो इसकी जगह हम DABC लिख दिया और ये बराबर, ये सेम टू सेम लिखा हुआ है। जब इसमें सेम में सेम का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे 1 पे अंडर रूट लगेगा, तो 1 अंडर रूट 1 ही होता है EF, और ये EF इधर गया तो EF बराबर BC हो गया। यानी EF और BC बराबर हो गया। एक भुजा बराबर हो गई और इसके कोण क्या है, कोण बराबर है, 2 कोण ये पहले वाले A और D बराबर हो गया, भुजा EF बराबर BC हो गई और कोण B और E बराबर हो गया। तो ASA ये नियम है, इस नियम से ये क्या हो गए, दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा।
यानी घड़ी की सुई ये 14 सेंटीमीटर है, तो घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर है, इसका अर्थ यह हुआ कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, और 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, अपना कोण ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले है कि घड़ी की सुई कितनी होगी, घड़ी की सुई की जो लंबाई है वही वर्ग की क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो वर्ग की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब थीटा मान कितना होगा, 60 मिनट में 360 डिग्री बनता है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360 में हम 60 का भाग देंगे तो 1 मिनट में आ जाएगा। फिर जो 1 मिनट में है उसको 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यानी 360 में हम 60 का भाग देंगे तो 1 मिनट का आ जाएगा, फिर 5 से गुणा कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये थीटा का मान 30 आ गया, हम रखेंगे थीटा बटा 360 इंटू 22 बटा आर स्क्वायर, यानी आर का मान 14 है तो 14 रख दिया। फिर इसको हम हल करेंगे तो 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आएगा। अब इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 हम क्या कह रहे हैं कि एक त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, यानी ये एक बेलन बनाया जाता है। आगे क्या कर रहा है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ यह है कि जो धातु का गोला है उसका आयतन और बेलन का आयतन बराबर है, तो दोनों बराबर रखें और हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे रखी है, बेलन की ऊंचाई हम h मान लेंगे, तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन बराबर रख देंगे। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम इसमें पाई के मान 22/7, आर इसकी 6 बेलन की होती है और ऊंचाई h हम मान ली अपने, और इसमें गोले की 4/3 पाई के मान 22/7 और त्रिज्या 4.2 आर क्यूब है तो 3 बार रख दिया हमने। जब हम ये इसके है ना, ये जो 7 वाले जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये सारा क्या है, एच को छोड़कर सारा इसके बट्टा में चले जाएंगे, और आगे इसको हल करेंगे हम तो इस प्रकार से प्राप्त होगा, और इसका हल करने पर हमें ऊंचाई 2.744 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाले एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। यानी ये घना बनाना है और ये चांदी के सिक्के है, तो इसकी क्या करना पड़ेगा, अपने सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, चांदी के सिक्के का व्यास कितना है, 1.75 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये त्रिज्या आ जाएगी। अब बेलन की मोटाई कितनी है, यानी वो सिक्का बेलनाकार उसकी मोटाई 2 mm है, mm को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 का 10 का भाग दे देंगे, यानी 1 mm 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है, तो इस mm को सेंटीमीटर में, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 का भाग दे देंगे। फिर जितने सिक्के होंगे उसका आयतन और घनाभ का आयतन बराबर होगा, तो हमने सिक्का जितने सिक्के हैं तो सिक्के की जगह अपने संख्या पता नहीं तो उसको n मान लेंगे। सिक्के का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई आर स्क्वायर और एच हो गया। अब घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ये हमने रख दिया। तो अब इसको ये इस तरफ लिखे हुआ है, ये इसमें क्या है, ये n को छोड़कर सारे इसके बट्टा में जाएगा। जब हम इनको हल करेंगे तो इस प्रकार से ये संख्या प्राप्त होगी, और इसको हल करने के बाद हमें n यानी सिक्कों की संख्या 400 प्राप्त हो जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये बंटन दिया गया, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य क्या होता है, इसका निकालने के लिए हम क्या है, ये बंटन है, इसमें x ये दिया हुआ है, ये लिख लिया हमने, और f दे रखी है। जब हम f और x को गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएंगे, इसको और इसको इस प्रकार इनको सबको गुणा करना है, तो ये हमें प्राप्त होगा। इनका योग जितना आया उसमें इस जो फ्रिक्वेंसी कुल इसका भाग देंगे। तो हमने ये इसका सूत्र लिख रखा है, इसका सूत्र है समेशन ऑफ एफ आई एक्स बटा समेशन ऑफ एफ। ये इसका मान है 1390 और फ्रिक्वेंसी का मान है 35, इसमें भाग देंगे तो 39.71 इसका माध्य आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है, तो बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। ए की प्रायिकता इतनी है तो इसको हम 1 में से घटा देंगे। 1 में से जब हम इस 0.38 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.62। ये बी के जीतने की प्रायिकता होगी। ए की जितनी प्रायिकता उसको 1 में से घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त हुआ, ये बी के जीतने की प्रायिकता होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 और 120 के 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। तो हमें पता है कि 2 और 101 के बीच में जो विभाजित होने वाली संख्या है
तो पहले सबसे पहले संख्या 5 होगी, फिर 10 होगी, इस प्रकार से 100 है लास्ट संख्या जो 5 से विभाजित होने वाले इसके बीच में। तो इसमें ए का मान हो गया 5 और अंतर कितना हो गया, अंतर इसके बीच में 5 का है तो डी 5 हो गया, ए एन यानी लास्ट वाला संख्या कितना है 100, तो 100 प्राप्त हो गया। अब हमें एन प्राप्त करना है, पहले तो हमें एन प्राप्त करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो योग करते हैं उसमें सूत्र में होता है n/2 a प्लस ए एन, ये सूत्र है। एन का मान ज्ञात कराने के लिए हमें सूत्र है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन 100 है, ए का मान 5 प्लस n माइनस 1 और डी का मान 5 है। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें n का मान 20 प्राप्त हो जाएगा। अब 20 संख्या को हमें योग ज्ञात करना है, तो 20 संख्या n/2 a प्लस ए एन यानी पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या। तो 20 में हम 2 का भाग दिया, n 20 है तो 20 में 2 का भाग देंगे और ब्रैकेट में लिखे 5 प्लस 100। 20 में 2 का भाग दिया तो हमें 10 प्राप्त होगा और 100 प्लस 5 105 होगा। जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो 1050 हमें प्राप्त होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, इसका सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 1 तथा 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसमें हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी सबकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह समकोण है। तो हम सबसे पहले ये बिंदु है, इनसे हम क्या ज्ञात करेंगे, ये त्रिभुज है तो इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। पहले ए बी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है और इसका सूत्र होता है √ के अंदर इसको, ये जो बी का जो पहला पॉइंट होता है x2 माइनस x1 होगा और इधर y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो हमने इसमें से ये घटाया पहले वाला, इसका स्क्वायर प्लस इसमें से ये घटा के इसका स्क्वायर किया। तो ये -2 कितने हो गए 4 का स्क्वायर होगा 16 और यहाँ 3 हो जाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, तो ये 25 आ जाएगा। इस प्रकार इसमें इसको हल करेंगे, सेकंड वाला BC का मान निकालेंगे BC, तो इसको हल करेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा √50। इस प्रकार से क्या करेंगे, AC का मान ज्ञात करेंगे। AC का हम जब लंबाई ज्ञात करेंगे तो √25 आ जाएगा। जब हम इसको रखेंगे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आ रहा है तो BC कितना है √50 था उसका स्क्वायर कर दिया और AB √25 था इसका स्क्वायर और AC √25 इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √ हट जाएगा और 50 के 50 बार आ जाएंगे। ये 25 है, इसका √ हट जाएगा, स्क्वायर करने पर 25 आ जाएगा, इसमें 25 बार आ जाएगा। तो ये 50 और इन दोनों का 50 हो रहा है, बराबर आ रहा है। अंततः ये त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब इसका सेकंड प्रश्न नंबर 19 है, निम्न वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। कल्पित माध्य विधि द्वारा इसे क्या करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें पहले हमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो कल्पित माध्य मानने से पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसमें वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। क्या करना है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे ये 11 और 13 है, इसको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 12 आएगा। इस प्रकार इन सबको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमें ये वर्ग चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें कल्पित माध्य मानेंगे तो कल्पित माध्य क्या होता है, इन सब के बीच का जो कोई संख्या होती है वो हम लेते हैं। जैसे 18 कोई भी मान सकते हैं, लेकिन हमें इसमें क्या है कि अपनी सुविधा के लिए इसके बीच वाला मानना है। इसमें कल्पित माध्य हमें बीच वाला मानना है, तो ये कल्पित माध्य 18 हो गया। अब 18 को क्या करना है, इसमें से घटाना है, इन सब में से घटाना है। जब 12 में से 18 घटेंगे तो -6 आएगा, 14 में से 18 घटाएंगे तो -4 आएगा, 16 में से 18 घटाएंगे -2 आएगा। इस प्रकार 18 में से 18 घटाएंगे 0 आएगा और 20 में से घटाएंगे 2 आएगा, 22 में से घटाएंगे 4 आएगा और 24 में घटाएंगे 6 आएगा। अब क्या करेंगे, इनको और इनको गुणा करना है। ये F वाली ये है ना, इनको और इसको गुणा करना है। जब इनको गुणा करेंगे तो FIDI ये आएगा उत्तर। और जब इनको सबको जोड़ेंगे माइनस वाला और प्लस वाली, तो ये माइनस वाली संख्या को 84 हो रहा है और प्लस वाली संख्या ये भी 84 हो रही है। तो 84 में से 84 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया, 0 आ जाएगा। अब इसका माध्य निकालने का सूत्र होता है A प्लस यानी कल्पित माध्य प्लस समेशन ऑफ FIDI यानी ये बट्टा में समेशन ऑफ FI यानी इनका योग आएगा। तो ये इसका क्या है, एक कल्पित माध्य हमने 18 माना था, ये 18 आ गया और ये क्या है FIDI ये 0 है तो 0/30, 30 में 0 भाग देंगे तो 0 हो जाएगा और ये इसका जो माध्य बचेगा वो 18 बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित समीकरण युग्म के आलेख विधि द्वारा हल कीजिए। इसमें आलेख बना के हल करना है। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए। अब क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन डी है इसमें सारे प्रश्न आएंगे और अथवा वाले भी आएंगे इसमें। तो इसमें क्या है, हमने ये दूसरे वाला इसको हल किया है। तो इसमें निम्नलिखित समीकरण का आलेख विधि द्वारा हल करना है, यानी इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें x और y के मान चाहिए। तो पहले इसके अंदर है ना, हमने क्या है, x का मान 0 रखा, ये x का मान क्या रखा 0। तो y का मान देखो, इससे क्या है हमने ये समीकरण बनाया, इसको देखो
इसको y का मान निकालने के लिए देखो इधर गया 6 माइनस एक्स और ये 3 बटा में जाएगा तो 6 माइनस एक्स बटा 3 आ गया, यानी x का मान आपने 0 रखा और इसमें क्या है, यहाँ पे x का मान 0 आएगा तो क्या है 6 माइनस 0 यानी 6 बचेगा, 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा। जैसे 6 और x का मान 6 रखेंगे और y का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी x का मान हमने 6 रखा, यहाँ 6 रखेंगे 6 में से 6 जाएगा 0, 0 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा। इस प्रकार से यहाँ x का मान इस सेकंड वाले समीकरण है, इससे ये x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा -4 और x का मान यहाँ 3 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा -2। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक ग्राफ है, इसमें हम इसको दर्शाएंगे ग्राफ में। तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, ग्राफ में पहले ये वाई एक्स और ये एक्स एक्स खींचेंगे, यानी इस तरफ होती है वो एक्स एक्स होती है, इसको एक्स और एक्स डैश नाम देंगे, ऊपर वाला होता है वाई और वाई डैश नाम देंगे। अब इस पे हम क्या करेंगे, जो ये सारणी बनी हुई है, सारणी बनी हुई है ये, तो इस सारणी से 0 और 2 इस पे दर्शाएंगे ग्राफ में। तो 0 और 2 सबसे पहले तो एक्स जो पहले वाला पॉइंट होता है 0 और 2, तो वो एक्स का मान होता है, ये वाई का मान होता है। एक्स 0 तो एक्स 0 यहाँ है और वाई 2 यहाँ है, तो ये क्या है, x0 वाला ये संख्या इसके ऊपर हो जाएगी तो ये क्या है, ये पॉइंट आएगा 0 और 2। इसी प्रकार से इसका दूसरा पॉइंट है 6 और 0, तो ये पॉइंट 6 और 0, यानी x 6 और y क्या है 0, तो y 0 इसके ऊपर होता है, x पे होता है, तो ये पॉइंट आएगा 6 और 0। इसी प्रकार से दूसरे वाला समीकरण है ये 2x - 3y, इसका हमने हल निकाला, इसके दो हल प्राप्त हुए, एक 0 और -4, तो 0 और -4 ये यहाँ पे, और दूसरा x के 3 और y के -2, तो x के 3 तो यहाँ पे और y के माइनस क्या नीचे वाली तरफ है, तो ये y के -2 यहाँ, तो ये -2 वाला इधर आएगा और ये आएगा, तो यहाँ पॉइंट मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट मिले प्राप्त हुए जो पहले वाले समीकरण से, यहाँ इसके लिए रखेंगे, उन दोनों पॉइंटों को मिला के हुए रेखाखंड खींच देंगे, और इधर से जो ये प्राप्त हुआ रेखाखंड दूसरे वाला, इस ये इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखाखंड खींचेंगे, ये दोनों क्या है इस बिंदु पे मिलेंगे हमें, 6 और 0 पे मिलेंगे, तो इसका हल क्या हो जाएगा 6 और 0, तो इसका हल 6 और 0 हो जाएगा, x का मान 6 और y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर ये 20 ये बीच में छूट गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है, स्पर्श रेखा समानांतर होती है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्त बनाया और इस पे व्यास खींचा AB और इस पे स्पर्श रेखाएं खींच देंगे, L और M दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। अब इसमें दिया हुआ है कि ये वर्त का केंद्र O है और ये दोनों स्पर्श रेखाएं, तो जब हमें पता है कि जब वर्त की त्रिज्या होती है, तो वो अगर स्पर्श रेखा से जहाँ संपर्क करती है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये कोण A जो 1 नंबर है ये 90 डिग्री होगा और कोण 2 है ये क्या होगा, ये 90 डिग्री का होता। तो ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का है, तो इस प्रकार से ये कोण क्या हुआ है, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कब बनते हैं, जब दो लाइनें क्या हो समांतर हो और एक उसमें प्रतिच्छेदी रेखा हो। अब इसमें कोण A है ये 90 डिग्री आ गया, कोण 2 है ये 90 डिग्री, तो कोण पहला और कोण दूसरा क्या 90 डिग्री है, और ये दोनों क्या एकांतर कोण है। अगर ये दोनों एकांतर कोण है इसका अर्थ यह है कि ये जो रेखा L और M है ये क्या है समांतर है, क्योंकि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी समांतर होती हैं। तो इसे ये सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण जब भी बनते हैं जब दो समांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा हो, इसका अर्थ यह है कि दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, सिद्ध करना है कि √1 + sin A बटा 1 - sin A बराबर sec A tan A ये होता है। और इसमें ये अथवा में ये दे रखा है cos A बटा 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटा cos A बराबर 2 sec A। ये दो प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न है, हमने दोनों प्रश्नों को अथवा वाले दोनों का ही सॉल्यूशन किया। तो हम इसमें एक मैं समझा देता हूँ इसमें आपको, जैसे √1 + sin A 1 - sin A, इसको इस रूप में चेंज करना है। तो हम ये बायां भाग है और ये दायां भाग है, तो हम इस बायां भाग को ले लेते हैं। तो इसमें जो बटा में 1 - sin A इसी का उल्टा यानी 1 + sin A से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये हमने 1 + sin A 1 + sin A से गुणा किया। जब ऊपर 1 + sin A 1 + sin A दोनों मिलके 1 + sin A² हो जाता है, और ये 1 - sin A 1 + sin A, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 - sin A² हो जाएगा। यानी ये आपको पता है A - B और A + B इस रूप में A - B A + B, तो ये होता है A² - B² के बराबर होता है। तो इसमें A 1 है तो इसका स्क्वायर - B² ये हो गया। और 1 - sin A² बराबर क्या होता है cos² होता है। तो हमने ऊपर वाला सेम टू सेम यहाँ लिखा है और ये cos² हो जाएगा। अब ये ऊपर जो अंडरूट है, जब अंडरूट से बाहर निकलेगा तो ऊपर वाला जो स्क्वायर है ऊपर वाले का ये स्क्वायर हट जाएगा और 1 + sin A बचेगा, नीचे cos² का cos बच जाएगा, केवल क्या बचेगा cos।
अब 1 में हम कोस का भाग देंगे, अलग अलग भाग दे दिया। 1 में कोस का भाग दिया 1 बटा कोस, और 1 बटा कोस क्या होता है, सेक होता है। और साइन में हम कोस का भाग देंगे तो साइन बटा कोस क्या होता है, टेन। और यही हमें सिद्ध करना था, सेक ए और टेन ए। तो ये क्या हो जाए, सेक ए और टेन ए आ जाएगा। इसी प्रकार से जो इधर वाला प्रश्न है इसमें भी हल करना है। इसका सॉल्यूशन भी हमने साथ में दे रखा है, आप देख सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर है 23। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें माध्य और बहुलक ये दो दे रखे हैं, तो हम इसमें पहला हल कर देते हैं। तो इसमें माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले बारंबारता ये, तो इसका पहले क्या वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता ये दे रखी है। तो अब इसमें माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा। और वर्ग चिन्ह ये होता है, इन दोनों का जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो इसका भाग देंगे सब में, तो ये क्या है 5, 15, 25, 35 और ये 45 आ जाएंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। और जो ये एफ आई एक्स प्राप्त है, इस एफ आई एक्स का योग कर लेंगे और इसमें जो ये एफ है इसका भाग दे देंगे। तो 1290 में 50 का भाग देंगे तो ये 25.8 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार बहुलक ज्ञात करना है कि इसके अंदर बहुलक में जो फ्रीक्वेंसी है, जो हम F1 मानते हैं, इसमें F1, F0, F2, L और H ये मानना है। और इसका सूत्र ये है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी मानेंगे, F1 कौन सा मानेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 मानेंगे। तो ये हो जाएगा F1। और इसके जो इससे पहले वाली होती है वो होती है F0 और इसके बाद वाली होती है वो F2 होती है। और जहाँ ये फ्रीक्वेंसी मानी है जो सबसे बड़ी बारंबारता है, उसमें जो ये अंतराल दे रखा है उसमें जो पहले वाला होता है इसको L मानते हैं। क्या मानते हैं, L। और अंतर इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, H होता है। यानी इन सब के बीच में अंतर क्या है, वो H माना जाता है। तो अंतर क्या हो गया 10। जब हम इसको इस सूत्र में रखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 यानी F1 का मान कितना था 15 और इसका दुगुना यानी 30 होगा। तो हमने डायरेक्ट इसमें 30 रख दिया, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H यानी 10 है। जब इसको हल करेंगे तो ये 20 प्लस 5 बटा 12 इंटू 10 आएगा। और अंत में हल करेंगे तो इसका 24 बटा 1.66 आएगा। इसी प्रकार से साथियों ये आज का पेपर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी इन सब के पेपर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।